ओके सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अपन ने अपना जो चैप्टर था क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो कि रनिंग में था, उसका लेक्चर नंबर 8 आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। 7 लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा उसकी बात कर लेते एक बार क्विकली। तो एट फर्स्ट तो अपने जो चैप्टर का नाम था वहीं से अपन ने स्टार्ट करा था कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास था कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो उसके लिए अपन ने इसकी एक बढ़िया सी डेफिनेशन लिखी थी कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर रिएक्ट ईच अदर एंड टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात अपन ने कर ली थी। मैं वापस से रिवाइज करवा दे रहा हूँ, हर लेक्चर में मैं बार बार से रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि ये जो चैप्टर है आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए ना, आपके ब्रेन में सेट हो जाए एकदम बढ़िया तरीके से। इसलिए मैं हर एक लेक्चर से पहले शुरू से लेकर एंड तक जितना अपन ने पढ़ लिया वहां तक की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं ब्रीफ में एक बारी वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा आपको समझ आ ही गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस है ना, दो पदार्थ, ऐसे हिंदी में बोलते दो या दो से ज्यादा पदार्थ एक साथ आते हैं और कोई नया पदार्थ बनाते हैं जिसकी रासायनिक गुणधर्म नए हो, उसको अपन क्या बोल देते हैं, इस पूरी प्रोसेस को अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये तो पहला नाम हो गया। दूसरा नाम था इक्वेशंस है ना, समीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो समीकरण क्या होते हैं? समीकरण का मतलब होता है ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। यहाँ तक की अपन ने बात कर ली थी। फिर बाद में अपन ने बात करी थी कि केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि मेरे को कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुई। इसके लिए अपन ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करी थी कि गैस इवोल्व होना, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होना, या फिर कलर चेंज होना और टेम्परेचर चेंज होना। ये सारी बातें अपन ने कर ली थी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो इन कुछ फिनोमिनाज में से कुछ एक फिनोमिनाज उस रिएक्शन में होंगे जिससे मैं पता कर सकूंगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। फिर अपन ने हीट के बेसिस पर है ना, ऑन द बेसिस ऑफ हीट इन्वॉल्वमेंट, अपन ने केमिकल रिएक्शन को दो क्लास में क्लासिफाई कर लिया था। एक था एक्सोथर्मिक, एक था एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक की बात कर ली थी, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज हो रही थी है ना, हीट रिलीज हो रही थी, उनको पढ़ने एक्सोथर्मिक। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, रिलीज का मतलब भी बाहर निकलना, मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज हो रही थी, हीट प्रोडक्ट साइड से थी, उन रिएक्शंस को पढ़ने एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोल दिया था। एग्जांपल की बात करें, पढ़ने रेस्पिरेशन लिख लिया था, थोड़ा बहुत समझ भी लिया था पैराग्राफ। अगर वहां पर आपको वो पैराग्राफ ना समझ आया हो तो डोंट वरी, अपन 5th चैप्टर में डिटेल में है ना क्रेब साइकिल वगैरह काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, रेस्पिरेशन को बहुत तगड़े तरीके से पढ़ेंगे अपन 5th चैप्टर में। फिलहाल इतना समझ आया होगा आई होप। फिर आगे पढ़ने बात करी एंडोथर्मिक रिएक्शन की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट की इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब उनको कंडक्ट करवाने के लिए मेरे को हीट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे बेसिक एग्जांपल था इसका फोटोसिंथेसिस। हाँ सर, जब फोटोसिंथेसिस होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और हमें पता है कि सनलाइट भी ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ए फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी है। सनलाइट होती है ना, सूर्य का प्रकाश जिसको अपन बोलते हैं, वो भी क्या है, फॉर्म ऑफ हीट है ना, एनर्जी का ही फॉर्म है, वो हीट का ही फॉर्म है। तो उसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रही है इसका मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट है, मतलब वो एंट्री कर रही है। एंट्री का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। फिर इसके बाद अपन ने बात करी थी कि केमिकल रिएक्शन है उनको बैलेंसिंग के ना, उनके बैलेंसिंग की अपन ने बात करी थी। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस से करना जरूरी क्यों है, इसके भी पीछे का रीजन अपन ने जान लिया था कि कोई भी रिएक्शन अगर अनबैलेंस है तो वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करती। तो उस लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो कराने के लिए मेरे को क्या चाहिए, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड, दोनों साइड क्या होना चाहिए, जो मास है वो सेम होना चाहिए। तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो हुआ है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या था कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते, मास का मतलब द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान को ना तो क्रिएट कर सकते ना इसको खत्म कर सकते, हम केवल उसको चेंज कर सकते ना, उसको चेंज कर सकते। जैसे 2 लीटर पानी था उसको बर्फ बना दिया, लेकिन मास तो वही रहेगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि 2 लीटर पानी का बर्फ बनाया तो वो 5 लीटर हो गया या फिर 1.5 लीटर बचा, 1 लीटर बचा। मतलब मैं केवल उसके स्टेट्स चेंज कर सकता हूँ, उसकी फॉर्म चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं मास को खत्म नहीं कर सकता ना। मास को मैं क्या नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। मेरे पास 1 लीटर पानी था, मैंने उसको इवोपरेट कर दिया तो वो 1 लीटर गैस में बदल गया। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया, पानी तो सर खत्म हो गया। मतलब कि मास को कंजर्व, मास होता है वो कंजर्व क्वांटिटी है, मास को खत्म या बनाया नहीं जा सकता। ये बात अपन ने समझ ली थी। तो
तो फिर सर इसका केमिकल रिएक्शन से क्या रिलेशन है? तो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन अगर अनबैलेंस है तो वो मास के जो लो ऑफ मास कंजर्वेशन है उसको फॉलो नहीं करता। कैसे नहीं करता उसकी बात अपन ने कर ली थी कि हर एक एटम का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है ना, मास नंबर जिसको अपन बोलते हैं। तो उसके कुछ मास नंबर होते हैं, वो ही क्या होते हैं, उनके मास होते हैं। तो दोनों तरफ है ना, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम होना ही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग होती है। डिटेल में आपको समझना है तो पीछे अपन ने डिटेल में भी बात कर रखी है ना, सभी बात कर रखी है अपन ने पीछे डिटेल में, बढ़िया एग्जांपल से बात कर रखी है। तो केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग अपन ने सीख ली। फिर अपन ने जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी पॉइंट ऑफ व्यू के, जो केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग का पॉइंट ऑफ व्यू था, उस पॉइंट ऑफ व्यू पर जितनी भी रिएक्शंस थे अपने चैप्टर में 4 से 5 रिएक्शन, उनको सबको अपन ने यहाँ पर बैलेंस करके देख लिया। 2 मेथड थे, एक एनसीईआरटी वाला जो हिट एंड ट्रायल का मेथड था उससे भी अपन ने करा, और एक अच्छा सा मेथड और है एलसीएम लेकर, है ना, उससे चुटकियों में आपकी केमिकल रिएक्शन क्या हो जा रही थी, बैलेंस हो जा रही थी। आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर समझ आए। फिर इसके बाद अपना ये जो रिसेंट में टॉपिक चल रहा है या फिर इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना। फिर अपन ने स्टार्ट कर लिया टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन का ब्रीफ में मैंने एक बारी बता दिया था ना, छोटा सा लेक्चर है आपका 30 मिनट के अराउंड, उसमें अपन ने बात कर रखी है टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, सारे नाम मैंने बता दिए थे और वहां पर आराम से बढ़िया तरीके से समझा दिया था जो आपको पढ़ना है। और उसके बाद भी अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया, डिकम्पोजिशन को भी लगभग कंप्लीट कर लिया। हाँ, वो थोड़ा सा होच पोच में कंप्लीट करा था, जो लास्ट लेक्चर था किसी वजह से अपना थोड़ा होच पोच में था ना, जल्दबाजी में, तो सर थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा वो। आई होप इसको आज अपन डिटेल में समझेंगे एंड देन आफ्टर अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर मूव कर जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपन ने बात करी थी, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, तो इसकी डेफिनेशन भी ये हो जाएगी, जब दो रिएक्टेंट्स आएंगे, कंबाइन होंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसके एग्जांपल्स 3-4 एग्जांपल्स थे। एक तो सर जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल था वो था कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम है क्विकलाइम, इसकी भी बात कर ली, जिसको चूना बोलते हैं। चूना को पानी में डालते, चूना वो जो व्हाइट वॉश करते दीवारों पर, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो उसको जब पानी में डालते तो वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। वो जो सॉल्यूशन बनता है, वो जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है, उसको अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं पानी में डालने के बाद। पानी में डालने से पहले वो क्विकलाइम था, पानी में डालने के बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। फिर अपन ने बात करी थी, यहां तक तो रिएक्शन थी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर अपन ने बात करी थी उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, है ना, व्हाइट वॉश करते अपन वॉल्स को, अपनी घरों की दीवारों को। तो जैसे ही घरों की दीवारों को अपन वॉश करेंगे तुरंत से वो शाइन नहीं करते ना, तुरंत से उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता अपने को। फिर होता क्या है, आफ्टर 1 और 2 डेज क्या होता है, वो जो वॉल्स है वो एक्सपोज्ड है। एक्सपोज का मतलब एयर के कॉन्टेक्ट में है, और हमें पता है एयर में काफी सारी गैसेज हैं, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। तो क्या होता है, जब आपकी वॉल्स हैं जिन पर अपन ने व्हाइट वॉश कराई रिसेंटली, व्हाइट वॉश का मतलब अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उन पर अप्लाई करा है, स्लेक्ड लाइम उन पर अप्लाई करा है। तो जब वॉल्स है वो एक्सपोज है एयर के साथ एक्सपोज है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उनसे जाकर कांटेक्ट में आएगी और कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्शन होगी, और उस रिएक्शन की वजह से क्या बन जाता है, लाइमस्टोन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, लाइमस्टोन। उसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला है। लाइमस्टोन का मतलब मार्बल, एक तरीके से मार्बल होता है। तो 2 दिन के बाद आपकी जो वॉल्स है वो चमकने लगती है। क्यों चमकने लगती है, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिससे अपन ने व्हाइट वॉश करा था वो एक्चुअल में वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम नहीं बचा, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बन चुका है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद लाइमस्टोन बन चुका है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है। एक बार मैं इस रिएक्शन को लिखना चाहूंगा ना, मेरा मन कर रहा है जिस रिएक्शन को वापस से लिखूं। ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको अपन चूना बोलते हैं ना, सफेद चूना जिसको बोलते हैं। इसकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ। हाँ सर, लाते इसको पानी में डाल देते हैं। जैसे ही पानी में डालोगे, पहली बात तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। कैसे, जैसे ही आप चूने को पानी में डालते हो तो काफी तेज वहां पे हीट एनर्जी बनती है ना, रिलीज होती है हीट एनर्जी। आप देखना काफी तेजी से, है ना, अब नॉर्मल तरीके से वो गर्म हो जाता है। तो सर ये इसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसका नाम क्विकलाइम है। इसका नाम क्या है बेटा, क्विकलाइम है। इसने वाटर के साथ, ये वाटर है, इसने वाटर के साथ रिएक्ट करा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम बना लिया, स्लेक्ड लाइम बना लिया। इनके नाम जो कॉमन नेम है और इनके जो
केमिकल नेम है, ये आपको याद होनी चाहिए विद फॉर्मूले, ये बात मैंने पहले भी बताई है इन दोनों के। और तीसरा जो भी मैं लिख रहा हूं, अब होता क्या है, इससे अपन ने क्या कर लिया, व्हाइट वॉश कर लिया, इससे अपन ने क्या कर लिया, व्हाइट वॉश ऑन वॉल्स, है ना, दीवारों पर अपन ने व्हाइट वॉश कर लिया, ऑन वॉल्स, दीवारों पर अपन ने क्या कर लिया, दीवारों पर इससे व्हाइट वॉश कर लिया। अब दीवारों पे व्हाइट वॉश कर लिया तो दीवारें तो सर एक्सपोज रहती है ना, खुली रहती है, एक्सपोज का मतलब खुली रहती है, एयर के साथ कांटेक्ट रहता है, सीधा सीधा कांटेक्ट रहता है, और एयर में काफी सारी गैसेज होती हैं, तो इसको क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पसंद है। ये जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को देखेगा गले से लगा लेगा तुरंत से पहले, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। और सर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 बनेगा। क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका केमिकल नाम तो है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको कॉमनली अपन क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोल देते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं। मार्बल भी इसी को बोलते हैं। कोई आपसे पूछे कि मार्बल का केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नाम, तो ये रहा मार्बल का केमिकल फॉर्मूला, CaCO3। केमिकल नाम क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको ढंग से समझ आई होगी। फिर इसके बाद दो तीन और रिएक्शंस थी इसकी, इसी की, है ना, 2-3 रिएक्शन और थी आपके, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जैसे वाटर फॉर्मेशन, H2+O2 मिलकर वाटर बना लेता है। कार्बन की बर्निंग, है ना, बर्निंग के लिए मैंने बताया था, जब भी बर्निंग की बात होगी इसका मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। जब भी किसी चीज को बर्न करना हो, जब भी किसी चीज को कंबशन की बात कर रहे हो अपन, तो इसका मतलब क्या होता है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दो। तो बर्निंग ऑफ कार्बन की बात कर ली थी अपन ने, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जिसको मीथेन गैस भी बोलते हैं अपन, उसकी भी अपन ने बात कर ली थी। आगे अपन ने बात करी डीकंपोजिशन रिएक्शन की। इसको अपन ने ढंग से नहीं पढ़ा था, दोबारा से ढंग से पढ़ लेते, 2 मिनट में इसको समझ लेते हैं। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है, ये इसका जस्ट अपोजिट है। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी अभी अपन ने वापस से रिपीट करी है, इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डीकंपोजिशन होता है। डीकंपोजिशन का मतलब टूटना, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, डीकंपोजिशन का मतलब टूटना। मतलब कि कोई एक कंपाउंड है वो टूटेगा, एक कंपाउंड क्या करेगा, टूट कर 2 कंपाउंड्स बना लेगा या ज्यादा कंपाउंड्स बना लेगा। ऐसी केमिकल रिएक्शन को मैं बोल देता हूं डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। अब ये 3 टाइप की थी। ये कितने टाइप की थी बेटा, 3 टाइप की थी। लैंग्वेज आपको नोट्स में मिल जाएगी, लैंग्वेज आपको नोट्स में मिल जाएगी। ये 3 टाइप की थी, एक थर्मल, है ना, एक क्या थी, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा था बेटा, दूसरा जिसको मैंने हाइड्रोलाइसिस भी बोला था, और उसी को अपन ने क्या बोला था, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोला था, और इसी को इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी बोला था। 3 नाम लिए थे अपन इसके। इलेक्ट्रोलाइसिस समझ भी लिया था एक बारी तो, और समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, और एक नाम था इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो जहां पे भी आ जाए मतलब कि वाटर की बात हो रही है, इलेक्ट्रो जहां पे भी आ जाए मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। 3rd नंबर की बात कर लेते हैं, फोटोलाइसिस। फोटो केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, और फोटोलाइसिस भी इसी को बोलते हैं, फोटोकेमिकल और फोटोलाइसिस। ये 3 टाइप के क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन होते हैं। ये 3 टाइप के डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस होती हैं। थर्मल का मतलब हीट, मतलब कि किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए अगर हीट एनर्जी का यूज किया जा रहा है तो उसको मैं थर्मल डिकम्पोजिशन बोलूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलूंगा। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूज करा जा रहा है तो मैं उसको इलेक्ट्रो केमिकल या इलेक्ट्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस बोलूंगा। इसका रीजन बताता हूं, हाइड्रोलाइसिस क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो वाटर होता है H2O, अपन इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो बोलते हैं। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करा जाता है तो ये H2 और O2 में टूट जाता है, H2 और O2 में टूट जाता है। मतलब कि इसमें पानी का लाइसिस हुआ है, लाइसिस का मतलब पानी का डिकम्पोजिशन हुआ है। इसकी वजह से इसको अपन क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू अपन क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, इसकी वजह से इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। आगे अपन ने बात करी थी फोटोकेमिकल और फोटोलाइसिस, है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन और फोटोलाइसिस। तो फोटोकेमिकल का मतलब भी मैंने बताया था कि सनलाइट को अपन फोटोन्स की वजह से अपन फोटो बोल देते हैं अपन। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे ना, जब आप फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे ना पीएम सर के साथ, तो आपको समझ आएगा
कि जो सनलाइट होती है वो फोटॉन्स के फॉर्म में आते हैं, है ना। सनलाइट होती है वो रे, ड्यूल नेचर वगैरह वो फिजिक्स में चलते हैं, वो बेटर समझा पाएंगे आपको ना, ड्यूल नेचर में बताएंगे आपको कि जो सनलाइट होती है उसमें फोटॉन्स होते हैं ना, फोटोन का मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, तो फोटॉन्स के फॉर्म में आती है आपकी सनलाइट। तो उस फोटोन का नाम ले लिया, आ गया ना, फोटो लगा दिया, फोटो का मतलब सनलाइट की बात कर रहा है ये, फोटो का मतलब क्या कर रहा है, सनलाइट की बात कर रहा है, मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें फोटोन का सॉरी सनलाइट का यूज होता हो, ऐसे डिकम्पोजिशन को अपन क्या बोल देते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोल देते हैं, फोटोलाइसिस बोल देते हैं। इसके दो एग्जाम्पल और दोनों इंपोर्टेंट बताए थे मैंने, दोनों एग्जाम्पल इंपोर्टेंट बताए थे। सिल्वर हेलाइट्स, है ना, एक साथ बोलूंगा मैं, सिल्वर हेलाइट्स। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना आपका यहाँ से जो लेक्चर था वो होच पोच जल्दीबाजी में था, तो यहाँ से दोबारा से मैं ढंग से रिपीट करता हूँ। फोटोलाइसिस का मतलब ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनमें सनलाइट का यूज करा जाता है किसी भी कंपाउंड के डिकम्पोजिशन में, मतलब कोई कंपाउंड तोड़ना है और किसकी हेल्प से तोड़ रहे हैं अपन, सनलाइट की हेल्प से तोड़ रहे हैं। यहां से हटा दे रहा हूं मैं और इस फोटोकेमिकल को अलग से ले लेते हैं अपन, इसको दोबारा से समझेंगे क्योंकि सर यहाँ पर थोड़ा सा अपन जल्दी जल्दी में कर गए थे, तो फोटोकेमिकल को दोबारा से समझेंगे अपन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या था कि सर ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनमें क्या हो रहा हो, सनलाइट का यूज हो रहा हो। जैसे कोई AgX लिख दे रहा हूं मैं, सर ये क्या है AgX, X का मतलब यहाँ पर हेलाइट्स है ना, X का मतलब मैथ वाला X नहीं, वो जो X आपको योगी सर बताते हैं वो वाला X नहीं, हेलाइट्स है यहाँ पर, है ना। X का मतलब यहाँ पर क्या है, हेलाइट्स, वो दूसरा वाला X भी नहीं जो आप समझ जाते हो जल्दी से, ये X अलग है, ये केमिस्ट्री में समझने को मिलेगा आपको, है ना। आगे चलकर आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आप ये योगी सर से समझोगे, ना ही आप ये PM सर से समझोगे, शायद मेरे साथ समझ पाओगे इसकी जो बात है X की, है ना। X में मैं बेटर तरीके से समझता हूँ X को। तो X क्या है यहाँ पर, हेलाइट्स है। X क्या है, हेलाइट्स। सर ये क्या होते हैं, आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, अभी तो आपका चैप्टर रिमूव हो चुका केमिस्ट्री का, वरना 10th क्लास में था। 10th क्लास में पहले पीरियडिक टेबल करके एक चैप्टर था, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऐसा करके एक चैप्टर था, उसमें आप पीरियडिक टेबल पढ़ते, है ना। पीरियडिक टेबल का नाम आपने सुन रखा होगा, जितने भी ये पढ़ते हो ना आप, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स एटम्स आप पढ़ते हो, ये सारे के सारे सिस्टमेटिक तरीके से कहां पर रख रखे हैं, पीरियडिक टेबल में सेट कर रखे हैं ना, पीरियडिक टेबल में। जब आप ये पीरियडिक टेबल पढ़ोगे तब आपको ग्रुप्स और पीरियड्स बताए जाएंगे ना। पीरियड्स का मतलब ये खड़े वाले लाइंस और ग्रुप्स का मतलब ये तिरछे वाले लाइन, ऐसे आपकी पीरियडिक टेबल होती है। ये जो सीधे कॉलम्स हैं इनको पीरियड्स बोलते हैं, और ये जो रोज है ना, ये जो तिरछे कॉलम्स हैं इनको क्या बोलते हैं, सॉरी मैं उल्टा बोल गया ना, ये जो तिरछे रोज हैं इनको पीरियड्स बोलते हैं, और ये जो सीधे हैं, है ना, ये जो सीधे सीधे बॉक्स बने हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो आप पढ़ोगे वहां पर 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स हैं, 7 तिरछे लाइनें हैं और 18 क्या है, खड़ी लाइनें हैं। उनमें जो 17th ग्रुप है, जो 17th ग्रुप है उसको अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं अपन, हेलोजन्स। मतलब इसमें जितने भी एटम्स हैं उनको अपन हेलोजन एटम बोलते हैं। वहीं से इस हेलोजन से ही नाम आया है हेलाइड्स, वहीं से नाम क्या आया है, हेलाइड्स। और आप पढ़ोगे इस 17th ग्रुप में कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ना। फिर आप पढ़ोगे इसे, ट्रिक से याद करोगे इनको, फिर कल बार आई आंटी, है ना, फिर कल बार आई आंटी, ये क्या है, 17th ग्रुप के मेंबर है, हेलोजन ग्रुप के मेंबर हैं, और इन्हीं को अपन हेलाइड बोल देते हैं। अब वापस से समझो, 17th ग्रुप यानी कि हेलोजन, और हेलोजन को अपन क्या बोलते हैं, हेलाइड बोल देते हैं, है ना। इसको X से डिनोट कर दिया मैंने, हेलाइड्स इन्हीं को बोलते हैं। यहां पर मैंने X लिखा, इसका मतलब क्या है, यहां पर F भी हो सकता है, यहां पर क्लोरीन भी हो सकता है, यहां पर ब्रोमीन भी हो सकता है, यहां पर आयोडीन भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। मतलब हेलोजन ग्रुप वाले मेंबर में से कोई सा भी मेंबर X के साथ Ag के साथ जुड़ सकता है। Ag सिल्वर को बोलते हैं, चांदी है ना, चांदी जो होती है उसको सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगी। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag होता है, और ये X का मतलब है हेलाइड्स। हेलाइड्स कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो 17th ग्रुप के मेंबर है पीरियडिक टेबल में, उनको हेलाइड्स बोलते हैं। वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर, इतना डिटेल में ना जाकर वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। अपन ने बात करी कि जो सिल्वर हेलाइड्स होते हैं, सिल्वर हेलाइड का मतलब इस सिल्वर के साथ कोई भी हेलाइड जुड़ा है, जैसे मैंने बोला ब्रोमीन जुड़ा हो, जैसे मैंने बोला क्लोरीन जुड़ा हो, यानी कि AgCl हो, AgCl, AgBr हो, है ना, AgBr हो, AgCl हो, ऐसे हो,
इनको अगर अपन सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे, इन कंपाउंड्स को अगर सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे, सनलाइट में क्या कर देंगे बेटा, एक्सपोज कर देंगे, सनलाइट लिख दिया मैंने ऊपर, सनलाइट लिख दिया मैंने ऊपर, सनलाइट में अगर एक्सपोज कर देंगे तो ये क्या करेंगे, टूटने शुरू हो जाते हैं और टूट कर क्या बना लेते हैं, एजी बना लेते हैं। एजी का मतलब सिल्वर बना लेते हैं, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर, ब्राउनिश ना बोलकर मैं व्हाइट ब्राउनिश बोलूंगा ना, इनका थोड़ा सा व्हाइट ब्राउन जैसा कलर हो जाता है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, क्या बना लेता है, एजी, है ना, एजी सॉलिड फॉर्म में मेटल बन जाता है। एजी क्या है, मेटल है, चांदी क्या होता है, मेटल होता है, धातु होता है, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे अपन। एजी क्या है, सिल्वर क्या है आपका, मेटल है ना, शाइनिंग होता है मतलब मेटल है, प्लस क्या बन जाएगा, जो X2 बन जाएगा। X2 का मतलब हेलाइड गैसेस यहाँ से रिलीज होती है, जैसे अगर Cl जुड़ा है तो Cl2 बनेगा, Br जुड़ा है तो Br2 बनेगा, I जुड़ा होता तो I2 बनता, है ना। मतलब वापस से समझो, सिल्वर हेलाइड्स को सनलाइट में एक्सपोज करने पर, इसकी जो डेफिनेशन बोलूं या फिर मैं बोलूं कि इसकी जो लाइन है वो क्या बनेगी, सिल्वर हेलाइड्स को सनलाइट में एक्सपोज करने पर ये टूटना शुरू हो जाता है, डिकम्पोजिशन इसका शुरू हो जाता है और डिकम्पोज होकर क्या बना लेता है, सिल्वर मेटल प्लस जो हेलाइड गैसेज हैं, क्लोरीन है तो क्लोरीन गैस, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन गैस, अगर आयोडीन है तो आयोडीन गैस, ये यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, इसी प्रोसेस को फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देते हैं या फोटोलाइसिस बोल देते हैं। फोटो का मतलब सनलाइट होता है, सनलाइट की प्रेजेंसी में इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, या फिर मैं बोलूँ कि सनलाइट की वजह से इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए इसको मैंने फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल दिया या फिर इसको मैंने फोटोलाइसिस बोल दिया। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। यहाँ पर इसके अलावा एक और बात है जो आपको नोटेबल पॉइंट में रखनी है, मतलब आपको ढंग से याद होनी चाहिए, नींद में भी याद होनी चाहिए वो चीज़। तो आपको ये तो हो गई बात केमिकल रिएक्शन की, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे तो फॉर ऑब्वियस अपने को ये चीज़ें तो पढ़नी ही थी। एक्स्ट्रा चीज़ आपको क्या याद रखनी है, एक्स्ट्रा चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो होते हैं हेलाइड्स है ना, सिल्वर हेलाइड्स होते हैं, इनका यूज़ होता है कहाँ पर, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी आई होप आप समझते होंगे, है ना, जो फोटोज बनाते हैं। ब्लैक एंड वाइट का मतलब जो फोटोज पहले के ज़माने में फोटोज आती थी उनको ब्लैक एंड वाइट फोटोज बोलते थे, है ना। तो ये तो आपको समझ आता होगा। तो इनका यूज़ होता है किनका, ये जो सिल्वर हेलाइड्स होते हैं, इनका यूज़ किस में होता है, इनका यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। इससे पहले एक और चीज़ का यूज़ देखा था अपन ने, जो कैल्शियम ऑक्साइड बनाया था अपन ने, इसी डिकम्पोजिशन में, थर्मल डिकम्पोजिशन से याद करो, थर्मल डिकम्पोजिशन में अपन ने क्या करा था, जो कैल्शियम कार्बोनेट था CaCO3 उसको थर्मल डिकम्पोज करा था। थर्मली डिकम्पोज करने का मतलब हीट देकर उसका डिकम्पोजिशन करा था और क्या बना लिया था अपन ने, कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया था। इस कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विकलाइम बोला था। हाँ सर, पहले तो आप क्या करवाते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इससे वाटर की रिएक्शन करवा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनवाते हो, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, थर्मल डिकम्पोजिशन में इसी को तोड़ देते हो, इसी को तोड़कर वापस से बना लेते हो। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से बना था, पीछे अपन ने देखा था ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैसे बना रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट को। सर पहले कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन करवाई, जब वो वाटर से रिएक्ट करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, उससे वॉल्स पर व्हाइट वॉश करा, फिर व्हाइट वॉश करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ सर, ये तो लाइमस्टोन था, ये तो मार्बल का केमिकल फॉर्मूला है। अब इस मार्बल को ही, है ना, मार्बल या लाइमस्टोन को क्या करा जाता है, थर्मली डिकम्पोज करा जाता है, मतलब हीट देकर इसको गर्म करके इसको वापस से डिकम्पोज करा जाता है और क्या बना लेते, इससे कैल्शियम ऑक्साइड बना लेते, वापस से वही आपका क्विकलाइम बना लेते हैं। और इस क्विकलाइम का भी आपने यूज लिखा था, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। हाँ सर, याद आया, ये दो नोटेबल पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए। जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका यूज होता है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, और जो सिल्वर हेलाइड्स है इनका यूज किस में होता है, इनका यूज होता है सर जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफीज होती है उनमें। आई होप आपको कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिटेल में बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। डिकम्पोजिशन में 3 टाइप पढ़े अपन ने, थर्मल डिकम्पोजिशन,
इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या फिर उसी को पढ़ना हाइड्रोलाइसिस भी बोला था। और थर्ड वन इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अपना जो आज का टॉपिक है वो क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ये सारी बातें अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इसको हटा के अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। आज का टॉपिक यहाँ से, फ्रेश टॉपिक आज का यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी सर आपने ब्रीफ वाले लेक्चर में बता दिया था, हमने वहाँ से सीख लिया है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। हाँ सर, कोई क्लास में आता है ना, कोई ज़्यादा पावरफुल लड़का आएगा और कमज़ोर बच्चे को उसकी सीट से उठाकर खुद बैठ जाएगा, ऐसी बात आपने बताई थी, है ना। ये बैठा था बी के साथ, अपने दोस्त के साथ, कोई सी आया, इस बी को हटाया और ए के साथ खुद जुड़ गया ना, ए सी बना लिया और इस बी को यहाँ से भगा दिया। ऐसा मतलब कि इसे सी ने क्या कर दिया, यहाँ से बी को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस का मतलब जगह से हटा देना। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह से हटा देना। अब सर ये जगह से हटाना होता कैसे है ना, केमिकली तरीके से अपन समझे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझे, ये तो साधारण सी बात होगी, नॉर्मल सी बात होगी कि सर कोई जो जिसके अंदर मतलब ताकत है वो आएगा, कमजोर पर डोमिनेट करेगा और उस कमजोर को वहाँ से हटाकर खुद उसका प्लेस ले लेगा। ये तो आपकी कॉमन सी बात होगी, समझने वाली बात होगी। अब बात करेंगे केमिकल तरीके से कि ये ऐसा होता क्यों है, पहली बात तो, है ना। उससे पहले अपन एक जो रिएक्शन है वो ले लेते हैं, फिर आपको बेटर समझ आएगा, फिर मैं उनके ऑर्डर्स बता दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, कुछ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, कुछ लेस। ऐसा तो होता है ना कि मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव का मतलब कोई ज़्यादा रिएक्शन करता है, ज़्यादा रिएक्ट करने का मतलब उसको रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा है, ज़्यादा होने का मतलब उसको रिएक्शंस करने में मज़ा आता है, बार बार में दौड़ दौड़ के रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। होते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे, जैसे स्कूलों में कोई भी प्रोग्राम हुआ दौड़ के जाएंगे और खुद से पार्टिसिपेट करेंगे, और कुछ होते हैं उनको कोई मतलब ही नहीं, उनको ज़बरदस्ती से बेचारों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है। ऐसा ही एलिमेंट्स के साथ हैं आपके पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से सबकी रिएक्टिविटी एक जैसी होती नहीं, है ना। सबका नेचर एक जैसा नहीं हो सकता, जैसे अपने अंदर भी होता है ना, सबका नेचर एक जैसा नहीं होता, कोई लेजी होता है, कोई ज़्यादा एक्टिव होता है। ऐसा ही इन एलिमेंट्स के साथ हैं। कुछ मोर एक्टिव होते हैं ना, मोर एक्टिव का मतलब उनको रिएक्शंस करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो जो मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं वो क्या कर देते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं, उनको क्या कर देते हैं, लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है? तो आपका जितना है आपके यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स की बात करेंगे अपन, उनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर में यहाँ पे आपको बता दूंगा कि कौन कितनी रिएक्टिविटी है, किसकी कितनी रिएक्टिविटी, मतलब किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, कितनी का मतलब यहाँ पर है किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। अब अगर आपको पता चल जाएगा कि ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो वहाँ से अपन पता कर ही सकते हैं कि ये इसको डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। वापस से समझो, मैं दोबारा से समझाता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कोई कंपाउंड बैठा है आराम से, है ना, कोई भी कंपाउंड आराम से बैठा है। जैसे मैं बात करूँ CuSO4, है ना, CuSO4 कॉपर सल्फेट इसको बोलते हैं। ये आराम से बैठा है, यहाँ पर आया आयरन भाई साहब, है ना, ये है आयरन। हाँ सर, इसको हम जानते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है। ये आया यहाँ पर, ये जो आयरन भाई साहब हैं, ये फेरस है, वो आता है। अब ये क्या करता है, अभी पढ़ेंगे अपन ऑर्डर में, देखेंगे कि ये जो Cu है, ये जो कॉपर है, इसकी रिएक्टिविटी इससे कम होती है, जो आयरन होता है इससे कम होती है। तो ये आयरन आएगा और क्या कर देगा, इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा कि तू हट, यहाँ पर मैं बैठूंगा ना, तू हट, यहाँ पर मैं बैठूंगा। ऐसे वाला सीन यहाँ पर ये क्रिएट कर देगा। तो ये क्या है, ये जो आयरन है ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। आपकी जो NCERT उनमें इतनी लैंग्वेज लिख रखी है, वैसे आपके ज़्यादा दे नहीं रखा, CBSE की बुक्स में दे रखा है इनके जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव, फिर भी अपन लिख लेंगे। फिलहाल अपन बात करते हैं कि ये जो आयरन है ये इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये जो आयरन है ये इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या कर देगा सर, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो कम रिएक्टिविटी वाले को क्या कर देता है,
डिस्प्लेस कर देता है। ये बात आपकी एनसीईआरटी में लिख रखी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द कंपाउंड, मतलब ये कंपाउंड है, यहाँ से इस लेस रिएक्टिविटी कम क्रियाशील है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं कम क्रियाशील तत्व को, जो जिसकी ज्यादा क्रियाशीलता है, ज्यादा क्रियाशील तत्व उसको डिस्प्लेस कर देगा। मतलब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, FeSO4, और इस सॉलिड फॉर्म में कॉपर को इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यही आपके रिएक्शन भी दे रखी है ना, फर्स्ट रिएक्शन आपके यही दे रखी है। क्या दे रखी है कि कॉपर सल्फेट होता है उसके सॉल्यूशन, इसका एक्चुअल में एक्टिविटी दे रखी है। मैंने पहले भी बताया है कि जितनी भी एक्टिविटीज है आपकी उन सभी एक्टिविटीज को अपन लास्ट में एक लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसकी भी एक्टिविटी दे रखी है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक आयरन की जो नेल है उसको डिप करा, आयरन नेल का कलर ब्राउन हो गया और इसके भी कलर पे कुछ प्रभाव पड़ा है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसे मतलब वहां पर एक क्वेश्चन बनाकर, सस्पेंस बनाकर ये आपको रिएक्शन समझा रखी है। अपन ने सीधे तरीके से बात कर ली है ना, अपन ने सीधे बात क्या कर ली कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा होता है, कोई कंपाउंड है उसके साथ अगर कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट जुड़ा है, तो जब भी कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट इस कंपाउंड के कांटेक्ट में आएगा तो ये कंपाउंड क्या कर लेगा, इसको हटा देगा और इसको जोड़ लेगा, मोर रिएक्टिव को अपने साथ जोड़ लेगा ना। ये गोल्ड डिगर वाली बात होगी कि ये गोल्ड डिगर है, इस कम पैसे वाले को लात मार के निकाल देगा और इस ज्यादा पैसे वाले को अपने साथ है ना ऐड कर लेगा। आजकल का ट्रेंड चल रही है तो है ना, कम पैसे वाले को लात मारो और ज्यादा पैसे वालों को एक्सेप्ट कर लो। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है, केमिस्ट्री में बहुत पहले से हो रहा है ना। अपना तो जमाना बदला है, केमिस्ट्री में पहले से ये चीजें चल रही थी। ये कम पैसे वाला था, इसको लात मारा, इसको समझ लो, ये कम पैसे वाला था, इसको लात मारी गई और ज्यादा पैसे वाले के साथ रिलेशन में आ गया। देखो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया फेरस सल्फेट बन गया और ये जो कॉपर है ये सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल चुका है। ये तो आपकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई। एक और रिएक्शन दे रखी है सर, इसी कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में इसी के साथ अगर मैं जिंक है ना ZN को भी रिएक्ट करवाऊंगा तो ये ZN भी इससे ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। बात करेंगे इस कॉपर से लेस रिएक्टिव 2 या 3-4 एलिमेंट है आपके, जो भी लिखवा दूंगा उनके भी बात कर लेंगे अपन जब ऑर्डर लिखेंगे। तब जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा सर, वही स्टोरी वापस से रिपीट होगी है ना। ZN ज्यादा पैसे वाला ये सल्फेट को लेकर ये चला गया और कॉपर बेचारा वापस से अकेला रह गया ना, रह गया बेचारा अकेला वापस से। ये आपके कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। इनके अलावा एक और एग्जांपल आपके, एक और जो रिएक्शन है वो आपको दे रखी है कॉपर क्लोराइड करके, शायद कॉपर क्लोराइड है वो CuCl2, हाँ वो CuCl2 के साथ एक और रिएक्शन है CuCl2। जब CuCl2 की रिएक्शन होगी लेड के साथ, जब CuCl2 की रिएक्शन लेड के साथ होगी तो सर वही बात है ना, ये भी इससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो PbCl2 बना लेगा और कॉपर वापस से बेचारा अकेला रह गया। देखो कॉपर लेस रिएक्टिव है, कम पैसे वाला बेचारा लास्ट में अकेला रह गया। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। ये 3 ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एग्जाम्पल के थ्रू दे रखी है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। इनके लिए एक लाइन लिख रखी है, लैंग्वेज लिख रखी है इनके लिए, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। लैंग्वेज कुछ नहीं है, बस इतना बता रखा है कि कॉपर सल्फेट के साथ जब आयरन को रिएक्ट करवाया जाता है तो वी नो कि आयरन है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद ही सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर ZN के लिए लिख रखी है कि ZN इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ऐसी बात Pb के लिए यानी कि लेड के लिए लिख रखी है कि लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए इसने भी इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ये तो बात हो गई आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, अच्छा एक छोटी सी बात अपन ने मिस कर दी, वैसे वहां पर ना बताई यहाँ पर भी बताए तो चलेगा काम। आपके एनसीईआरटी में एक्चुअल ऐसे ही दे रखा है, वहां पर क्या दे रखा है, पहले डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, देन आफ्टर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पर दे रखी है। अपन बात करते हैं ना, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये सब भूल जाओ, पीछे चलते हैं। एक्चुअल में ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये 2 टाइप की होती है। एक होता है सर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, वापस से मैं बताता हूँ, एक होता है सिंगल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो जो डबल डिस्प्लेसमेंट अलग से दे रखा है आपके, वो एक्चुअल में अलग नहीं है ना। आपके एनसीईआरटी में डबल डिस्प्लेसमेंट को अलग से रिएक्शन दिखा रखा है, वो अलग नहीं है, वो इसी डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसमें दो टाइप की डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। इनकी बात अपन उस लेक्चर में कर चुके थे ऑलरेडी। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट ये रही तीनों जो रिएक्शंस है, वहाँ पर आप देखोगे केवल एक ही जने का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो Cu को हटाया Fe जुड़ गया, Cu को हटाया Zn जुड़ गया, Cu को हटाया Pb जुड़ गया। मतलब एक ही जगह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, एक ही जगह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, केवल इसके साथ वाली चीज़ें हट जा रही हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट केवल सिंगल जगह से हो रही है, इसलिए इनको मैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ या सिंपली डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ। सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी इनके लिए यूज होता है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी इनके लिए यूज होता है। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद अपन बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा सर? डबल डिस्प्लेसमेंट में दो जगह से डिस्प्लेसमेंट होगा ना। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? डबल जगह से डिस्प्लेसमेंट होगा। जल्दी से करते उसको भी, फिर आपकी क्लास वापस से आज लेट हो जा रही है, तो अपन इसको डबल डिस्प्लेसमेंट को जल्दी से ख़त्म करते हैं और कल फिर अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक साथ ख़त्म कर लेंगे। रेडॉक्स को भी उन्हीं के साथ अपन ख़त्म कर लेंगे। अब अपन पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब अपन क्या पढ़ेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। इसी का दूसरा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, इस डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल में क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में सर एक्सचेंज हो जाएगा ना। एक्सचेंज जिसकी अपन ने बात कर ली, जैसे होता है ना एक कपल डांस होता है, उसमें कपल्स चेंज होते रहते हैं, पहले इसके साथ डांस करा फिर उसके साथ डांस करा, तो एक दूसरे के कपल्स एक्सचेंज होते हैं। वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है, कंपाउंड होता है, वो भी अपने कपल्स को क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है आपके जो एनसीईआरटी में एक ही रिएक्शन दे रखी है डबल डिस्प्लेसमेंट की, सोडियम सल्फेट Na2SO4 की रिएक्शन है ना। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब बेरियम क्लोराइड से करवाई जाए, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब BaCl2 के साथ करवाई जाएगी, तो ये अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लेंगे। ये अपने पार्टनर्स को क्या कर लेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब SO4 के साथ ये आकर जुड़ जाएगा और NO2 जाकर Cl2 के साथ जुड़ जाएगा, है ना। C इस तरीके से नहीं जुड़ेगा, मैं दिखाता हूँ आपको, इसको डिटेल में भी समझेंगे इसको कि ऐसा क्या हुआ है। यहाँ पर BaSO4 बन गया, BaSO4 बन गया और NaCl बन गया, 2NaCl बनेगा। अभी समझते, इसको थोड़ा सा खोल के समझते हैं ना, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते कि ऐसा इसमें क्या हुआ है। ये तो जनरल सी आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखी है, जनरल सी जो रिएक्शन है वो हो गई। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ? दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके साथ वाला भी डिस्प्लेस हो गया, इसके साथ वाला भी डिस्प्लेस हो गया। देखो SO4 के साथ पहले Na2 जुड़ा था, अभी Ba जुड़ गया, और Cl2 के साथ सर पहले Cl के साथ Ba जुड़ा था, अब Cl के साथ Na जुड़ गया। मतलब दोनों जगह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। दो जगह से डिस्प्लेस का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, दो का मतलब क्या होता है? डबल। अब सर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते, थोड़ा सा ओपन करके समझते कि ऐसा हुआ क्या है। एक्चुअल में यहाँ पर आयंस फॉर्म होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? आयंस फॉर्म होते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। पहले क्या था आपके पास? Na2SO4। ये Na2SO4 आयंस में टूटेगा। पहले क्या बना लेगा? ये 2Na पॉजिटिव आयन, है ना, सोडियम का पॉजिटिव आयन बना लेगा। ये आपको छोटी क्लास में 9th क्लास में समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आया हो ये चीज़ आपको, तो कमेंट में बता देना, वापस से मैं अगली क्लास में इसको रिपीट कर दूंगा। फिलहाल अपन जल्दी से समझ लेते इसको ना, क्लास बड़ी हो जाएगी आपकी। मैंने बोला आयंस में टूट जाएंगे। ये आयंस वगैरह आपने 9th क्लास में होपफुली आपने पढ़ रखा है, फिर भी मैं दोबारा से समझा दूंगा आपको अगर आपको ना समझ आएगा तो। फिलहाल अपन बात करते हैं कि ये जो है आयंस में टूटेगा। आयंस क्या क्या बनेंगे? सोडियम आयन बनेंगे 2 और SO4 आयन बनेगा 2- के साथ। ये तो पता है ना, जब आप फॉर्मूले बनाए थे, फॉर्मूला ऐसा ही तो बना होगा आपका। 2Na+ आयंस आए और इधर से SO4 2- आया, इसका आयन इसके पैरों तले, इसका आयन इसके पैरों तले, ऐसा पढ़ा है ना आपने।
हाँ सर, ऐसा तो हमने पढ़ा था कि इसके आयन से, ये जो आयन है इसके पैरों तले जाएंगे, इसका आयन इसके पैरों तले जाएगा। आयन्स के नंबर जो हैं, यहाँ पर 2 है आयन तो Na 2 हो गया, और SO4 Na के पास एक ही आयन है तो SO4 के नीचे एक ही लिखा जाएगा, और एक को ना भी लिखें तो चलता है काम। तो जैसे अपन ने ये बनाए थे, फॉर्मूले बनाए थे, वैसे ही आयन्स में टूटते हैं ना। आयन्स उल्टा हो गया, फॉर्मूला अपन ने इसका उल्टा करके बनाया था, आयन्स में टूट गए। और ये सर जो BaCl2 था, हाँ सर BaCl2 था, ये भी आयन्स में टूटेगा। ये किस तरीके से टूटेगा आयन्स में सर? इसमें Ba, ये 2 ऊपर जाएगा ना 2 सर, अगर इसके पैरों तले 2 है इसका मतलब इस Ba के पास 2 आयन रहे होंगे, इससे Cl के पैरों तले 2 हैं, इसका मतलब क्या है? अपने 9th क्लास में होपफुली पढ़ रखा है, फॉर्मूला बनाना फर्स्ट ही चैप्टर में है ये। तो ये अगर इसके पैर तले 2 हैं, इसके पैर तले 2 है, इसका मतलब इस Ba के ऊपर 2 आयन रहे होंगे, तभी तो इसके पैर तले गए ये 2, तो Ba2+, और Cl के ऊपर इस Ba के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इस Ba के पैर तले 1 है, कुछ नहीं होने का मतलब 1 है। ये 1 यहाँ पर कहाँ से आया सर? इस Cl के पास जो आयन था वो इसके पैरों तले आया था, तो Cl के पास कितने आयन? Cl के पास -1 आयन। सर ये 2 क्यों लगाया कोफिशिएंट? ये भी आपको 9th क्लास में समझ आ गया था। ये 2 इसलिए लगाया क्योंकि सर जब हम फॉर्मूला बनाएंगे या फिर जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी। केमिकल रिएक्शन बैलेंस अपन ने इसी चैप्टर में सीख लिया है। तो अब होता क्या है सर? ये इतनी छोटी सी बात तो हमें बहुत पहले से पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर, है ना। जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज हिंदी में बोलते हैं कि जो अपोजिट का मतलब होता है जो एक दूसरे से, क्या बोलते हैं उनको? उल्टे, जो अपोजिट ही बोलते हैं ना, हिंदी में भी अपोजिट बोलेंगे तो चलेगा। अब मुझे से याद नहीं आ रहा, जो जुबान पे आ चुकी वो चीज़। अपोजिट का मतलब समझते हो, हिंदी वाले भी समझते, इतनी सी बात। तो जो अपोजिट चार्जेस होते हैं जैसे धनात्मक ऋणात्मक हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेम चार्जेज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। सेम जेंडर एक दूसरे को रिपेल करेगा, अपोजिट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। आई होप आपको ये बात तो पक्का समझ आई होगी। अब आगे बात करते हैं सर, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज। हाँ सर, हमें समझ आ गया कि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। हाँ सर, हमें समझ आ गया कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इनको जोड़कर लिख दो सर NaCl के साथ जुड़ गया। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज था, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये दोनों के कोफिशिएंट में 2 था, ये भी लिख दिया मैंने। और सर यहाँ पर +2 था, यहाँ पर -2 था, दोनों अपोजिट चार्जेज, और अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं। हाँ सर, ये बात हमें समझ आ गई है। तो BaSO4 NaCl ऐसे जाकर बना है, और इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। हाँ सर, ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 जगह पर डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसमें इसका मतलब क्या है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में अपन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स को एक ही क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इतना ब्रीफ में, सॉरी इतना जो पीछे का है उसको इतना तगड़े तरीके से रिवाइज नहीं करेंगे जो ज़्यादा टाइम टेकन हो। जल्दी से अपन उस क्लास को स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पर अपन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स को खत्म करेंगे। एंड देन आफ्टर अपन लास्ट क्लास जो 10th क्लास होगी अपनी, मतलब लेक्चर नंबर 10 होगा, उसमें अपन एक्टिविटीज़ को करेंगे, और लेक्चर नंबर 11 में अपन जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है इस पर, उन सभी को डिस्कस कर लेंगे। देन आफ्टर आपका चैप्टर ये यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।